नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें पटना के उस खबर की जिसने आज सुबह ही एक दिल दहला देने वाला काम किया। दरअसल एक कपड़ा व्यवसायी ने अपने पत्नी बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। पटना में कपड़ा व्यवसायी निशांत सर्राफ ने अपनी पत्नी, बच्ची और बेटे को गोली मार ली और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला पटना के पौष इलाका कहे जाने वाले किदवईपुरी का है, जहां परिवार में आपसी विवाद में घर के मुखिया निशांत सर्राफ ने पत्नी, बेटी और बेटे के साथ खुद को भी गोली मार ली। घर से पति, पत्नी और बेटी का शव मिला, जबकि बेटा बुरी तरीके से घायल है, जिसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है जो निशांत सर्राफ ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी, बेटी और बेटे को सर में गोली मारी। घायल बेटे की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। ट्रिपल मर्डर के बाद पटना पुलिस जांच में जुटी हुई है। कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। इस मामले पर बोलते हुए SSP गरिमा मलिक ने कहा कि इस हत्याकांड में व्यवसायी निशांत घटना की पूरी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर अनुसंधान कर रही है। बहुत जल्द इस मामले में खुलासा किया जाएगा। मोबाइल यार थोड़ा प्लीज से कर ले साइड हो जाए, साइड। नहीं जाएंगे आप लोग अंदर। ये हृदय विदारक घटना है, रात की घटना। पता नहीं पुलिस जांच कर रही है। ऐसी घटना तो जो गुस्सा का प्रकाष्ठा ही कहा जा सकता है। पहले पुलिस दल जांच का कई लोग हैं, 4 लोग हैं हॉस्पिटलाइज में। क्या परिवार ही अपने थे, पारिवारिक विवाद कुछ लग रहा है? पारिवारिक विवाद होगा, आपस में कोई विवाद होगा। बड़ा अच्छा खासा परिवार है, अच्छा सा कमाई है, अच्छा सा कुछ है। खाना खाए हैं रात को। इन लोग का सब कुछ बढ़िया चल रहा है। व्यापार आगे घूम के आए हैं लोग 4 दिन पहले। अच्छा, बच्चे का भी रूप से घायल है बेटा का? एक बच्चा घायल है। मैं अभी गया नहीं हूँ रूम में। हाँ, क्या जानकारी आपको मिली थी? जानकारी कि वो सुसाइड किया है। नाम क्या उनका? कितने लोग? बच्चे का क्या नाम? निशु। उनकी जो वो गिट्टी से ज्वेलर वाले वो खुद को गोली मार रही है। उन्हें वो है उनके मोबाइल से नीचे करो। और एक छोटी सी बच्ची, उम्र होगा हमको लगता है 3-4 साल। और एक और बच्चा घायल है जिसको कि हॉस्पिटल में 3 मौत या 4 मौत? 3 मौत है और एक क्रिटिकल अवस्था में। कारण कुछ पता? कारण अभी हमको स्पष्ट नहीं हुआ। सीनियर ऑफिसर्स आएंगे तो वो ब्रीफ करेंगे। लाइसेंस घर वालों का कहना है कि कुछ पता नहीं। हाँ, लाइसेंस उन्हें पता भी नहीं चला। और हमारी जो साइंटिफिक टीमें हैं जी, वो भी आ गई हैं। फॉरेंसिक लेबोरेटरी की टीम, यार मोबाइल नीचे कर भाई। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स, केमिकल एग्जामिनेशंस की टीम, हमारी नीचे करो। अन्य जो टीमें हैं वो यहाँ पर अपना कार्य कर रही हैं। प्रथम दृष्टया जो मामला पाया गया है शराब और उनके परिवार के साथ जो घटना हुई है, इसमें उनका जो सर्विस वेपन है, जो उनके पास लाइसेंसी वेपन था, उसका इसमें उपयोग हुआ है। और प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का और फिर आत्महत्या के पूर्व में अपने परिजनों को गोली मारने का है। इसमें एक बच्चे की क्रिटिकल इंजरी है जिसको हॉस्पिटल भेजा गया है, और उनकी पत्नी और एक बच्ची जिसकी मृत्यु हो गई है। अभी हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं इसमें, और जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य है हम लोग उसको जमा कर रहे हैं। आगे के अनुसंधान में हम टोटल कितने लोग? 3 लोगों की मौत हुई है। निशांत सर्राफ, उनकी पत्नी और एक उनकी बच्ची की, और सबसे छोटे बच्चे को क्रिटिकल इंजरी है जिसको हॉस्पिटल। सर क्या ये केस ऑफ सुसाइड है? जांच हो रही है, जांच करेंगे। और हमारी टीमें इसीलिए साइंटिफिक टीमें भी हैं, कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं। सर ये घटना कितने बजे क्या सुबह कितने बजे पता चला लोगों को जो है? परिजनों को जब दरवाज़ा नहीं खुला तो परिजनों के पास सभी कमरों की एक मास्टर की भी है, अलग अलग सभी, उससे खोला गया करीब 9 बजे
के आसपास जब बच्चे नहीं उठे और दरवाज़ा नहीं खुला गया, तो जो परिजन ने दरवाज़ा खोला उसके बाद जो घर की कलेक्टिव की है उसके बाद उन्होंने ये दृश्य देखा और पुलिस कुछ बैकग्राउंड भी पता चला है क्या सर? कोई हम लोग ऐसा कुछ पता इस चला? बारे में इनके परिजनों से बात कर रहे हैं, कोई भी बात आएगी तो सुसाइड नोट बरामद हुआ है? अभी हम लोग चूंकि हमारी जो फॉरेंसिक टीम काम कर रही है, एक बार वो सारे जो साइंटिफिक एविडेंस है वो कलेक्ट कर लें, उसके बाद जो चीज़ें मिलेगी हम आप लोगों से शेयर। बरामद सुसाइड नोट की अंतर कलह चल रहा था, उसका रीजन परिजनों ने अभी जो जानकारी दी है वो भी हतप्रभ हैं और उनको भी कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग फर्दर बात करेंगे। इनका बिजनेस एम्पेरियर बहुत बड़ा था, इस बात की जानकारी जी बिजनेस के बारे में लोगों ने बताया है, अभी इन्होंने एक कोई नया बिजनेस भी शुरू किया है, उन सभी तथ्यों से हम। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 72वां जन्मदिन आज मनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में लालू प्रसाद यादव का 72वां जन्मदिन 72 पाउंड के केक को काटकर मनाया गया। इस मौके पर पटना महानगर के अध्यक्ष देवभूमि सिंह यादव ने केक काटकर अपने राजद कार्यकर्ताओं के साथ लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया। विचारों को वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर भी अपने मां के आवास नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने आवास पर ही लालू यादव का जन्मदिन मनाया और उन्होंने बताया, जो मैं छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव में व्यस्त हूं। छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के आवास पर संपन्न हुआ। 10 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो 2 बजे तक चला। लेकिन आज खास बात यह रही कि लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन होने के बाद भी तेज प्रताप यादव अपने मां से किए हुए वादे के अनुरूप उनके घर नहीं गए। तेज प्रताप यादव ने कहा जो वो छात्र प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में व्यस्त हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के विस्तारीकरण कार्य का आज शुभारंभ हुआ। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के विस्तारीकरण के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अस्पताल परिसर में 500 बेडों की क्षमता वाले भवन का शिलान्यास किया। इसके तहत परिसर में 6 मंजिल की इमारत का निर्माण होगा, जिसकी लागत करीब 284 करोड़ के आसपास होगी। इस मौके पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे समेत कई लोग उपस्थित थे। आपके नेतृत्व में बिहार सरकार का वित्त मंत्रालय इस परियोजना का पोषक रहेगा। पूरी गंभीरता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ जो उन्होंने IGI-MS के लिए काम किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। अब वो 5 साल पूरा होने के बाद अब यहाँ से जाने वाले थे, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अभी IGI-MS का बहुत काम करना है, हम किन्हीं और को डायरेक्टर के रूप में चयनित करेंगे। अब पता नहीं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी सेवा का विस्तार कर दिया जाए और उसके लिए अलग कानून में संशोधन करके हम लोगों ने 3 साल के इनके सेवा का विस्तार किया। और अगर एम्स में रिटायरमेंट का एज बढ़ाने का फैसला होगा तो हम कानून में संशोधन करके एक आध एक्सटेंशन आपका और हम लोग करवाएंगे, उससे चिंता मत करिए। लेकिन काम जो आप कर रहे हैं, और एक एक बात तो आप बता चुके हैं, उन बातों को स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसकी चर्चा कर दी, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने इस बात की चर्चा कर दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, आपने भी सारी बातों की चर्चा कर दी, तो उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तो रुचि यही है कि जो IGI-MS बनाया गया पहले कि एम्स के आपके की तरह यहाँ एक IGI-MS बनाया गया, काम बहुत अच्छा शुरू हुआ, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे IGI-MS की स्थिति बिगड़ती चली गई। जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को जिम्मेवारी सौंपी नवंबर 2005 में, तो उसके बाद हम लोगों ने IGI-MS की स्थिति को देखा
और लगा कि इसकी स्थिति अब खराब होती चली जा रही है। तब हम लोगों ने IGIMS के विस्तार के लिए, विकास के लिए फंड का भी आवंटन शुरू किया। लेकिन शुरुआती दौर पर हम लोग देखते थे कि हम लोग पैसा भी आवंटित कर देते थे, लेकिन IGIMS में काम लोग नहीं कर पाए। लेकिन खैर देर से ही सही काम शुरू हुआ और अब तो IGIMS की कितनी लोकप्रियता होगी। सबसे ज्यादा संख्या में मरीज लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सबकी इच्छा होती है कि IGIMS में हम ट्रीटमेंट कराएं। और वैसी स्थिति में हर प्रकार से, चाहे आउटडोर के लिए हो, मरीज को की जांच करने के लिए, देखने के लिए, या फिर जब उनको भर्ती कराना पड़े अस्पताल में तो बेड की संख्या बढ़नी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो भी IGIMS की इच्छा है, हम लोग उसके लिए जो भी राशि की जरूरत होगी, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग उसका आवंटन करते रहेंगे और उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। 1200 बेड वाला भी काम हम लोग चाहते हैं बहुत जल्दी। बिहार के अंदर जो लड़के और लड़कियों का जो शिशु मृत्यु दर था, वो आंकड़े में केवल 3 का अंतर रह गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग की पूरी स्कीम को, शिशु मृत्यु दर जो स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण मानक है, उसमें उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मैं अपने ओर से बधाई देना चाहूँगा। अभी तो ये IMR के आंकड़ों में जो कमी आई है, उसका कारण क्या है? उसका एक बड़ा कारण ये है कि प्रसव पूर्व, यानी जो औरत गर्भवती होती है, डिलीवरी के पहले उसकी जितनी जांच होनी चाहिए, उस जांच में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। टीकाकरण, ये 84% तक हम टीकाकरण में पहुंच गए हैं और बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजेस में बाल चिकित्सा गहन देखभाल केंद्र और सभी जिला अस्पतालों में बीमार नवजात की देखभाल के केंद्र स्थापित किए गए। आपके नए MP बनने के बाद पहला सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए पटना के सांसद को रहना चाहिए। अब हमने कहा इस बात पर मुझे रहना ही पड़ेगा। तो अश्विनी चौबे जी, अभी आपने कहा कि आपका छोटा भाई दिल्ली में बैठा हुआ है, तो मैं इंदिरा गांधी संस्थान को कहूंगा, आपका सांसद भी दिल्ली में बड़ा मंत्री के रूप में बैठा हुआ है और आप सभी मेरी सेवाओं का दुरुपयोग करिए। आई एम जस्ट ए फोन कॉल अवे। डॉक्टर विश्वास, आज मुझे बहुत ही अंदर से संतोष है। जब भी पहले मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में आज से 4-5 साल पहले आया करता था किसी काम से, किसी मरीज को देखने, तो बड़ी निराशा होती। इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा कैंपस, इसका उचित उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो सबसे पहले मुझे बिहार के योग्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करना है। उन्होंने सोचा इस अस्पताल को ऑटोनॉमी भी देनी है, बिहार सरकार का सहयोग भी करना है और प्रोफेशनल भी करना है। 5,000 करोड़ का PMCH। अभी मैं मुख्यमंत्री से मंच पे बात कर रहा था, समझ रहा था, हम लोग कार्यक्रम में गए थे, क्या सोच है। और जो उन्होंने सोच बताई कि पूरे हम PMCH के कैंपस को एक प्रकार से नया बनाने जा रहे हैं। 5,000 बेड डॉक्टरों के रहने का, नर्सेस के रहने का। अब आज से 100 साल पहले वो बिल्डिंग सब बनी हुई, तो उसमें नवीनता, ताजगी और बेस्ट टेक्नोलॉजी की उपलब्धता, ये सोच बहुत जरूरी है। और मैं आज बिहार सरकार का अभिनंदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और मंगल पांडे जी। अगर ये PMCH हिंदुस्तान का एक बड़ा अस्पताल या सबसे बड़ा बन जाएगा या वर्ल्ड का बन जाएगा, ये सुनते हैं, तो ये ग्लोबल आइकॉन बनेगा बिहार की छवि को आगे बढ़ाने में, ये मेरा पूरा विश्वास है। और उसमें जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी, मेरे तरीके से दिल्ली में बैठा हूँ और सांसद के रूप में अब मेरा डायरेक्ट स्टेक है पटना साहब के विकास में, तो उसमें और काम करेंगे, ये अच्छा लगता है। ये संस्थान आगे बढ़े, मैं बहुत खुशी हूँ। जो योजना नीतीश जी की है वही मानस नरेंद्र मोदी जी का है। और क्या है दोनों मानस? कि हेल्थ केयर मस्ट बी अफोर्डेबल एंड मस्ट बी अवेलेबल।
ये दो प्रिंसिपल है। ये आयुष्मान भारत कहां से आया? कि हमें करना है देश के 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवार, 5 लाख हर साल, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल। आपके शिलान्यास के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। साथ ही हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री भाई श्री सुशील कुमार मोदी जी यहाँ बैठे हुए, जो हमारे इस संस्थान को जिन्होंने काफी आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयत्नशील है और लगातार भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से वो आगे बढ़ भी रहे हैं। ऐसे आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे यहाँ बैठे हुए, हमारे भारत सरकार के कानून मंत्री जो बहुत ही देश भर में जिन्होंने अपने विभाग के माध्यम से गांव-गांव को नेटवर्क से जोड़ने का काम किया है और सूचना प्रसारण के क्षेत्र में वो काफी उन्होंने बिहार को भी और देश को भी दिया है। ऐसे हमारे उदीयमान नेता और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी यहाँ बैठे हुए, जो प्रधान सचिव श्री संजय कुमार जी, जिनके अथक प्रयास से ये सारे काम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे जो विधायक के रूप में इस क्षेत्र के दीघा क्षेत्र के विधायक है भाई यहाँ श्री संजीव चौरसिया जो विधायक है, और उनका बहुत ही सहयोग इस संस्थान के लिए लगातार रहा है। देश ने बहुत ऊंचाई तक जाने का काम किया है और मैं सर्वप्रथम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इन दोनों के नेतृत्व में जो बिहार में परिणाम दिए, मैं उसके लिए भी बिहार की जनता का साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बिहार को आगे बढ़ाने में, बिहार को उन्नत बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस लकीर को कभी मिटने नहीं देंगे। इस लकीर को लंबी लकीर हम लोग बिहार से लेकर देश भर में इसको खींचने का काम करते रहेंगे। जहां तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज 500 बेड का ये सैया 800 बेड पहले से था और 500 बेड आपने बढ़ाया है, और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल जी कह रहे थे कि 1200 का और भी प्रस्ताव, उसकी भी रूपरेखा तैयार हो गई है। आप सोच सकते हैं देश भर में लोगों को इतनी बड़ी संस्था बिहार का, यहाँ नेपाल से भी लोग आते हैं, बगल के दार्जिलिंग से भी लोग आते हैं और कई भूटान से भी यहाँ लोग आते हैं, तो इतना बड़ा संस्थान ये बन जाए और इसकी विश्वसनीयता निश्चित रूप से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की विश्वसनीयता कायम हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि 2005 के बाद जो प्रगति हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी वो आयुष्मान भारत का पूरे देश भर में वो उन्होंने लिया है। आयुष्मान भारत का आज दुनिया में उसके बारे में तारीफ हो रही है और आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत के यहाँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा देश भर में ऐसे गरीब शोषित पीड़ित जिनके लिए कोई सहारा नहीं था, उनको दिया जा रहा। और आज तक मैं 2 दिन पहले उसकी समीक्षा कर रहा था विभाग में, तो अभी तक 29 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया। ये ठीक है कि बिहार में काफी लोगों ने लाभ उठाया, हम बिहार में भी अधिकांश जो गरीब लोग हैं उनको लाभ देने के लिए तत्पर है। बेगूसराय में अचानक डीजीपी के पहुंचने के बाद पुलिस अब थोड़ी सी चुस्त नजर आ रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनामी अपराधी को धर पकड़ा। बेगूसराय पुलिस के लिए आज का दिन कामयाबी भरा रहा। बेगूसराय पुलिस ने जहां जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार राम प्रवेश सहनी को गिरफ्तार किया, वहीं अंतर जिला बाइक लुटेरा गिरोह के सरगना विजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ जिले का चर्चित गैंगरेप कांड में नामजद अभियुक्त रमेश शर्मा को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। एक गिरफ्तारी जो है वो
पूर्व से खुदावंदपुर थाना में 128/16 केस हुआ था, जो जान लेने की नीयत से फायरिंग की गई थी, जिसमें आर्म्स बरामद हुआ था। उसमें फिरार अभियुक्त विजय कुमार था, उसकी गिरफ्तारी हुई और उससे पूछताछ के क्रम में उसकी निशानदेही पे उसने गढ़पुरा थाना में 12/4 को एक लूट का कांड हुआ था, उसमें संलिप्तता स्वीकार की अपनी, और जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी उसके निशानदेही पे उस मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। दूसरी जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि हुई है, राम प्रवेश सैनी जो ज़िला के टॉप अपराधियों में वांटेड था और थाना का ऑलमोस्ट नंबर 2-3 जो वांटेड होते हैं उस वैसा क्रिमिनल था, उसमें राम प्रवेश सैनी की गिरफ्तारी हुई है। कल रात को शाम को खंजापुर में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी वहां पहुंचे थे घटनास्थल और प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी के क्रम में राम प्रवेश सैनी की गिरफ्तारी हुई है। राम प्रवेश सैनी के ऊपर अभी तक हम लोग को 10 केसेस प्राप्त हुए हैं जो आपराधिक इतिहास है। इसके पास एक मोटरसाइकिल, 4 खोखा और 3 बुलेट बरामद हुए हैं और इस दोनों उपलब्धि में एसडीपीओ मंझौल के कुशल नेतृत्व में सर्कल इंस्पेक्टर मंझौल और मंझौल अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष, इन लोगों की बहुत अच्छी भूमिका रही और तत्काल कार्रवाई करते हुए इन लोगों ने 2 इम्पोर्टेंट अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ एक और जो खुदावंदपुर थाना में ही 117-19 कांड दर्ज हुआ था, जो एक महिला के साथ रेप करने की बात आई थी प्रकाश में, उसमें भी कार्रवाई करते छापेमारी जिस दिन कांड हुआ था, दर्ज हुआ था, उसी दिन से लगातार की जा रही थी और उसमें एक नामजद अभियुक्त रमेश शर्मा की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष जो बचे हुए हैं उनके विरुद्ध और कार्रवाई चल। क्या लगता है कि उनसे भी अपराधी लूट वाले का है आपराधिक इतिहास, जो विजय कुमार बोल रहे हैं, तो लूट का उसका खगड़िया गढ़पुरा में भी केस है। गढ़पुरा वाला तो डिटेक्ट हुआ जो बताया है, खगड़िया में भी उसके ऊपर 18/5/2019 में लूट हुआ था, उसमें भी बात आई है उसमें। और वैशाली के जंदाहा में 10 मई 2017 को एक लूट कांड हुआ था, उसमें भी उसका नाम सामने आया। सहरसा में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। सहरसा सदर थाना अंतर्गत कहरा ब्लॉक रोड पर शर्मा चौक के पास मोहन शर्मा और सोनू कुमार प्रेम कुमार के बीच 2 दिन पूर्व कुछ बात को लेकर झंझट हुआ था, जिसके बाद घर में घुसकर मारपीट की गई है और घर में रखे सामान में आग लगा दिया गया। इस दौरान जान बचाकर भाग रहे सोनू शर्मा को घर में बंद कर दिया गया और स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन और अग्निशमन दस्ता को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर प्रशासन पहुंचकर घर में बंद सोनू कुमार को बाहर निकाला। तब तक घर में रखे शैक्षणिक कागजात और कपड़ा, अनाज वगैरह जलकर राख हो चुके थे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दो दिन पहले जो है शर्मा चौक पे ये लड़का जो है मोबाइल चोरी कर लिया। उसके बाद जो है उसको बोला गया तो उसका पापा जी बोले ठीक है कल जो है हम लेके दे देंगे। उसके बाद जो है ये क्या किया, उसका पापा जी सिखाते हैं जो बेटा जाओ, उसको जो है खेलता दुखता है तो मामा जी से अच्छा से समझाए तो बोला ठीक है बेटा गलती है तो कल दे देंगे। लेकिन कल होके जो है वो वार कर दिया। उसके बाद जो है वो डैगर से जो है हमको यहाँ पे मारा है, ठीक है 2 दिन के बाद, 2 दिन पहले माथा पे जो है मामा जी को मारा। तो वो जो है केस हम लोग दरमियान करा के सदर अस्पताल में पुलिस को FIR दर्ज करवा दिए। और उसके बाद जो है वो पुलिस से क्या मिला हुआ था क्या था, उसको बोले जो जान का हमला है उसका मझला भाई को पकड़ा, छोटका भाई सोनुआ जो है उसको नहीं पकड़ा, प्रेम को पकड़ा। तो उसके बाद जो है तुरंत 12 घंटा के बाद छोड़ दिया। हम लोग बोल रहे हैं कि जान का हमला है, वो जो है चाकू लेके पूरा घूम रहा है कि मेरा बाप जो है वहाँ पे थाना में रहता है, तुरंत जो है हमको छोड़ देगा। और उसके बाद जो है आज क्या किया, जब पुलिस को बोले हुए हैं मेरे जान का खतरा है आप अति लीजिएगा, तो बोला हाँ लेंगे। और उसके बाद जो है फिर भी छोड़ दिया। और उसके बाद आज आया छोटकी मामी को मारा। उसके बाद वो 5-10 थप्पड़ मारा। उसके बाद जो है लाठी से मारा तो वो बेहोश हो गए। घर में आग भी लगा था।
हाँ तो कुमार पिस्टल लेकर के मेरे बेटा को छुरा मार करके रास्ते में घेर रहा था। उसके दरमियान में ये सब हल्ला चिल्ला किया। उसके बाद आकर के मेरे घर में, मेरे मोहन भाई के घर में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद जब उसको कहा क्यों लगाता है, तो सब पर जो है ना फायरिंग करने लगा, छुरा भोंकने लगा। सब बाहर निकल करके उसको ताला मार दिया और थाना फोन किया। अच्छा, पहले से कोई विवाद भी था क्या? पहले से विवाद था, छोटा बच्चा के खातिर मोबाइल के विवाद, मोबाइल के संबंध में उसको जो है कहा कि जो तुम जो है ना इसका मोबाइल दे दो। मेरी भाभी बोली, तू बोला कि नहीं हम जो है ना मोबाइल नहीं देंगे, पहले तुम पैसा दो, पैसा दो। पैसा देने के बारे में बोला, उसको पैसा देने गया तो मेरी भाभी को मारने लगा। उसके बाद जो है ये क्या क्या भाभी को मारने लगा, मेरे भाई को बुलाने आया। उसके बाद जाने के बाद वो सब जो है पिस्टल लेकर के, हथियार लेकर के, उसके बाद खंती और तलवार लेकर के इसको मारने लगा। उसके बाद प्रशासन प्रशासन नहीं आए। उसके बाद बहुत देर के बाद जब थाना फोन किए, ये सब पहुँचे, केस लिखा। उसके बाद जो है इसको ललन भाई को मारा पीट किया, हॉस्पिटल में भर्ती किया। 3 दिन के बाद फिर आज जो है मेरे पापा को घेर करके शर्मा चौक पर मारने लगा। उसके बाद मारने के बाद जब सब छुड़ाने गया तो फिर आकर के उसकी माँ बाप सब आकर के आग लगा दिया। 4-5 दिन पहले एक ललन शर्मा है, उनका बेटा क्रिकेट कहीं खेलने गया था, बेटा या भतीजा समथिंग, क्रिकेट खेलने गया था। तो वो खेलने क्रम में किसी को मोबाइल दे दिया और उसको याद नहीं रहा कि मोबाइल किसको दिया, परंतु उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोबाइल इस लड़का को दिया गया, जो लड़का को कल पकड़ा गया था। तो उससे मोबाइल मांगा तो मोबाइल देने से इनकार किया। इसमें दोनों पास में विवाद हुई थी, जिसमें पहले भी काम दर्ज हुआ है, उसमें छापेमारी किया गया था, परंतु फिर आता संजोग से कल वो उसे घर के पास देखा गया और घर के वालों उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिए और जो वहाँ कर लोग बता रहे हैं कि जब कमरा में उसको बंद किया गया उसमें वो आग लगा दिया और पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस पहुँच गई तो उसको कब्जा में ले लिया, परंतु आग जब तक तेज पकड़ लिया था, जिस वजह से आग को काबू नहीं हो पाया। जब दमकल उनको लाया तो आग बुझाया, उसकी कार्रवाई FIR दर्ज की जा रही है, किया जाएगा। बेगूसराय में मस्जिद में चोरी करने के आरोप में एक लड़के को बांधकर पीटा गया और अब उस लड़के के गायब होने की सूचना है। बेगूसराय में अपहरण का एक ऐसा सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया, जहां मस्जिद में चोरी का आरोप लगाकर लोगों ने एक 14 वर्षीय किशोर की हाथ पैर बांधकर पिटाई कर दी और फिर उसे गायब कर दिया। इतना ही नहीं, इस मामले में उल्टे किशोर के मां पर ही मामला दर्ज कर दिया गया। बाद में मुंगेर DIG के पहल पर पुलिस ने पीड़िता का मामला दर्ज किया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक किशोर का कोई अता पता नहीं है और प्रशासन उसको खोजने में नाकाम साबित हो रही है। दरअसल बलिया थाना क्षेत्र के लखमीनिया निवासी मोहम्मद समीम का पुत्र मोहम्मद नासिर को 12 जनवरी से ही मस्जिद में चोरी के आरोप में असामाजिक लोगों ने हाथ पैर बांधकर पिटाई की थी और फिर उसे गायब कर दिया। बाद में पीड़ित किशोर की मां सहाना खातून पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दिया। अपहृत किशोर मोहम्मद नासिर की मां ने आरोप लगाया कि बार बार बलिया थाने में आवेदन देने के बावजूद भी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, बल्कि उल्टे गाली गलौज कर थाने से भगा दिया गया। थक कर पीड़िता ने जब मुंगेर DIG के यहाँ गुहार लगाई, तब बलिया थाना में सहाना खातून का मामला दर्ज हुआ, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बावजूद भी मोहम्मद नासिर का अब तक कोई अता पता नहीं मिला है, जिससे परिवार के लोग काफी परेशान हैं। मदद मांगने के लिए उसको बोलता है अगर तुम उसको साथ मदद करेंगे तो गोली मार देंगे। वो भी हमको आने के लिए मना करता कि मेरे पास मत आइए। कौन लोग गोली मारने की धमकी देते हैं, कौन लोग है वो नाम जानते हैं? अबूल है, हुसैन है, मेहरबान है, 10 आदमी जिसका इसका नाम है, सब हमके साथ अत्याचार कर। कोई बाहर रहता, कोई अंदर घुस जाता। हम घर में कब तक हम बन रहेंगे? एक मेरी लड़की है 5 साल की, एक हम है। घर में यही 2 आदमी रहते। एक ही लड़का था आपको? 2 लड़का था, एक बेंगलोर में, वो तो बेंगलोर में 8 तारीख के गया, 13 तारीख का ऐसा बात हो गया। तो अभी आप SP साहब से मिले तो क्या कहा उन्होंने? SP साहब बोला चाहिए हो जाएगा। एक महिला हमसे मिलने आई थी अभी, और जो आवेदन देख के उसमें अभी तक जो पता चला उसमें एक अपहरण का केस दर्ज हुआ है और उसका अपडेट हम SHO और DSP से ले लेंगे। उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है वो हम उनको निर्देशित कर देंगे। फिलहाल तो कारण अनुसंधान में है और जो भी उन्होंने बाकी प्रश्न उठाए हैं वो जांच का विषय है, वो हम लोग जांच करके आगे जो भी कार्रवाई करेंगे।
बेगूसराय में मानवता को तार तार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बेगूसराय में बीती रात असामाजिक तत्वों के द्वारा वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। विरोध करने पर अपराधियों ने महिला तथा महिला के पुत्र एवं पुत्री के साथ जमकर मारपीट की और महिला की पुत्री के कपड़े फाड़ दिए। हालांकि पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के नूरपुर की है। फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में काफी आक्रोश है। फोन कौन कर रहा था रात में? मेरी मम्मी और बहन जो सोई थी, हम बीच में सोए हुए थे। मेरी माँ को जो साथ में किया हम उतना उसके पहले तो नहीं जान रहे थे। लास्ट में देखे तो हम आँख खोले तो देखे यहाँ पकड़े तो मेरी बहन जो पकड़े हुए थे तो वहाँ सुबह एक लड़का नंगा था, 2 मुँह झाँपा था, पर वो गलत काम किया था, गलत काम किया और बहन के साथ मेरा फर्म फरी कपड़ा किया था। अचानक घर में घुसा, 2 मुंह बांधा हुआ था, एक नंगा हुआ था। उसके बाद मेरी माँ के ऊपर चढ़ गया था, शरीर के ऊपर। जैसे उसको चढ़ा तो हम मेरी माँ हाथ पकड़ा, तो उसके बाद हम दोनों भाई बहन उठे तो उसका दोनों भाई बहन को हमको पटक के मारा। उसके बाद मेरी मम्मी की एक घुसा मारी आँख में, उसके बाद लाल हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे दौड़ के आए पकड़ने के लिए। दौड़ के पकड़ने फिर हमको साइकिल के नीचे दोनों को दबा दिया, फेंक के दबा दिया। उसके बाद निकल गया। तब उससे झगड़ा 1 साल से चल रहा था, नहीं 2 नंबर के चक्कर में धन चल रहा था 1 साल से। इसका बाद रात एक मेरे घर में घुस गया। माँ बेटी बीच में लड़का सोया होता है, बगल बगल माँ बेटी थे, घुस गया। ऐसा इस पूरे लंगे 2 मुंह लड़का झाँपा हुआ था, एक जो मेरे देह पर चढ़ा पूरे उघारे था। तब हम उसको पकड़ लिए, हाथ पकड़े, वो मेरा मुंह दाब दिया, चिकनने लगे, मुंह दाब दिया। मुंह दाबने के बाद जब बेटा बेटी मेरा उठा देखिए ऐसा हाल। अब तब जाकर क्या हुआ, बेटा की बेटी का अलग मारने लगा, बेटा कल के मार कर गिरा दिया। घटना से ही है, कुछ इसमें वीडियो भी वायरल हुआ है और जो भी ये दोषी हैं कहीं भी छुप जाएंगे ना, उसको बचने का चांस नहीं मिलेगा। और मैं प्रशासन से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और जितने भी इसमें दोषी हैं उसे ढूंढ के, पाताल से भी ढूंढ के निकाला जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि नूरपुर में दोबारा ये घटना करने के सोच भी नहीं सके कोई भी युवक। आप सरपंच भी है यहाँ के, कोई पहले से कोई विवाद भी था? पहले से विवाद तो सर नहीं था, जैसे हमको सुना जिस तरह जानकारी मिले कि जमीनी विवाद या जमीनी विवाद कुछ दिन पहले था, वो मैटर खत्म हो गया था। और यहाँ का नूरपुर का कुछ ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार है। क्या मैं सरपंच पति हूँ। नूरपुर पंचायत हम कह देना चाहते हैं, ये बड़ी ही दुख की बात है कि मेरे बहन के साथ रात्रि में जो काम किया गया। नूरपुर पंचायत बहुत सजा हुआ पंचायत है, लेकिन इसमें जो दोषारोपण दिया जा रहा है कि कोई पार्टी की बात नहीं है, लेकिन जो लोग ये घटना में हैं उनको मैं यही कहूँगा कि उनको बचने का कहीं जगह नहीं है और उनको जितनी से जितनी कड़ी सजा मिले कि दूसरा बार वो किन्हीं के दरवाजा हुलकने का कोशिश न करे। ये बहुत ही घृणित मुद्दा है। हम लोग अब जाम पे धरना पे बैठेंगे, जब तक इसका निराकरण नहीं होता है तब तक हम जाम पे बैठे रहें। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया, क्या उसका कहना है? उस जो युवक को गिरफ्तार किया, वो लड़की की मां बयान दे रही है कि मैं एक युवक को पहचान पाया और सचमुच में प्रशासन रिफाइनरी थाना प्रभारी ने उसको उठा के थाना में ले गए हैं। लेकिन ये बहुत ही घृणित मुद्दा है, बोलने में भी शर्म लगता है। हम लोग अब धरना पे कुछ ही देर में बैठने वाले हैं। बेगूसराय में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। बेगूसराय में आज लोगों का गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाद में लोगों ने SH-55 को जाम कर काफी देर तक हंगामा किया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम मोहनपुर निवासी सुनील सिंह ठेला पर घास लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रक ने उन्हें ठोकर मार दी। आनंद फानन में स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। से जा रहे थे, पीछे से गाड़ी आके धक्का मार दिया। उसका नंबर BR 09 U 5581। तो वो गाड़ी अभी तक मतलब पुलिस के हिरासत में आया है? नहीं, गाड़ी अभी तो कल ही का घटना है। तो कल का घटना है सर जी। तो ये अभी तक आपके हिरासत में नहीं आया? नहीं, अभी तो नहीं। तो यहाँ रुका हुआ था, यहाँ से गया वो चिमनी पर और चिमनी वाला रखा उसको रोक के, और उसके बाद वहाँ से गाड़ी नहीं पता कर दिया। कौन नहीं पता किया? कुछ नहीं पता किया है, हम लोग को पता नहीं।
कारण वही है, एक्सीडेंट होने से आज मृत्यु होगी, कल हुई थी एक्सीडेंट, झूला लेके जा रहे थे घास लाने के लिए और यही सड़क पर किनारे किनारे जा रहे थे, उधर से हुंडई कार आया, धक्का मारते हुए भाग गया। और यहाँ का इलाज बेगूसराय में प्राइवेट क्लिनिक में करवाएगी, लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई। इसके चलते आम नागरिक लोग रोड जाम किया है। जनता का कहना है, जनता तो हमेशा कहते कि हम पहले आ जाते हैं। बगहा में अधिवक्ता फिरोज आलम की 20वीं शादी की वर्षगांठ काफी धूमधाम से मनाई गई। बगहा नगर परिषद सभापति जरीना खातून एवं उनके प्रतिनिधि अधिवक्ता फिरोज आलम का व्यवहार न्यायालय में शादी की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सहरसा में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटना को देखते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 लोगों को पकड़ा है। सहरसा में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटना के बाद सहरसा पुलिस ने कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर आरन भेलवा रोड से 3 लोगों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ के दौरान कई लोगों के नाम सामने आने के बाद अब तक 8 चोरी की बाइक और 1 बाइक का पार्ट्स बरामद किया गया है। पुलिस इस मामले पर और भी छापेमारी कर रही है। कल हम लोग को सूचना मिला था कि भेलवा आरम रोड में कुछ अपराधकर्मी घटना का अंजाम देने के लिए जमे हुए, तो वहाँ पर गए तो 3 मोटरसाइकिल से 6 लोग थे, जिसमें 5 लोग थे, जिसमें 3 लोग पकड़ाए, 2 भाग गए। जब उनको पकड़ा गया तो उन्हें पूछताछ किया गया तो बताया कि एक मास्टरमाइंड है, उनका नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके द्वारा ये पर गाड़ी चोरी करने का या फिर गाड़ी लाने का उनको 10,000 रुपया दिया जाता था। तो वो बताया कि सर हम लोग ऐसे बात है, तो हम लोग को 10,000 रुपया देता है। उसके बाद उससे पूछताछ किया गया तो जहाँ वो बताया वहाँ से भी 2-3 गाड़ियाँ और कुछ पार्ट्स रिकवरी हुए। उसके बाद फिर और जब पूछताछ की गई तो एक अलग जगह से 2 व्यक्ति और 2 गाड़ियाँ वहाँ से रिकवरी हुई। अभी कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई है और कुल गाड़ी लिफ्टर पकड़े हैं? कुल मिलाकर 8 मोटरसाइकिल और 1 मोटरसाइकिल का पार्ट्स, लगभग 9 और 5 व्यक्ति चोरी का पकड़ा गया है, चोरी करने वाला, और उसमें 3-4 व्यक्ति और जो है उसका मैं नाम बाद में बताऊँ। ये कहाँ के हैं ये लोग? ये लोग सब कुछ सुखासन के हैं, आरन के कुछ लोग हैं, भेलवा के हैं, ये सब। बगहा के हरनाटांड विद्यालय में एनडीए की बैठक आयोजित की गई। हरनाटांड राजकीय युगल शाह जनजाति बालिका उच्च विद्यालय के प्रांगण में एनडीए और जदयू गठबंधन के प्रत्याशी बैजनाथ प्रसाद महतो की ऐतिहासिक जीत पर थरोहट के समस्त मतदाता बंधुओं एवं समस्त कार्यकर्ता साथियों का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गीत संगीत का भी आयोजन किया गया था। इधर दूसरी तरफ दरभंगा में नवनिर्वाचित सांसद गोपाल जी ठाकुर का आज भव्य स्वागत किया गया। दरभंगा के नवनिर्वाचित सांसद गोपाल जी ठाकुर का आज दिल्ली से दरभंगा आगमन पर एकमी चौक से लेकर सर्किट हाउस तक भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह के बाद गोपाल जी ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया, जो दरभंगा में एम्स के निर्माण और हवाई अड्डा के निर्माण को लेकर जो काम चल रहा है उसमें काफ़ी तेजी लाई जाएगी। साथ ही साथ बड़ी रेल लाइन का काम जो चल रहा है उसको भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया जो 15 तारीख को वो मंडन मिश्र हॉल्ट से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। आज अहाँ लोकन के द्वारा दरभंगा संसदीय क्षेत्र से हमरा विजय भेटल, ओई विजय के हम अपना जीवन भर में भूले नहीं सकै छी। समस्त दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतदाता, कार्यकर्ता, नेता, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया के मित्र और तमाम प्रशासनिक जिला के अधिकारी कर्मचारी सबके हम अपना तरफ से शुभकामना, धन्यवाद। ये संसदीय चुनाव जे ढंग से भेल, एतेक शांतिपूर्ण पहिल दफे भेल,
कहना चाहेंगे तो यह मिथिला क्षेत्र सबसे इस देश में, इस राज्य में गरीबी की मार झेल रहा है। यहाँ जितने लोग अटल जी के शासन और नरेंद्र भाई मोदी के शासन को छोड़कर जो यहाँ पर सत्ता में आसीन रहे केंद्र और राज्य में, उन्होंने इस मिथिला क्षेत्र में कुछ करने का काम नहीं किया। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, संपूर्ण मिथिला के लोग करोड़ों की संख्या में पलायन कर गया यहाँ से। यहाँ न तो कोई उद्योग लगा, न कोई कारखाना लगा, न बाढ़ का अस्थायी निदान हुआ, न सुखाड़ का अस्थायी निदान आज तक हुआ। लेकिन आदरणीय जब वाजपेयी जी श्रद्धेय यहाँ के प्रधानमंत्री इस देश में हुए, तब उन्होंने इस मिथिला को 34 के भूकंप में टूटे 2 भाग जो मिथिला था उसको जोड़ने का काम निर्मली भवटियाही में महासेतु बना करके किए। यहाँ मैथिली अष्टम अनुसूची में जब एनडीए की गवर्नमेंट में वाजपेयी जी आए तो उन्होंने अष्टम अनुसूची में शामिल किए और मिथिला का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। यदि आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां पर द्वितीय राजभाषा मैथिली करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यदि यहाँ के धरोहर पर, बाग पर जो डाक टिकट जारी किया गया, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किया गया। यदि पूसा एग्रीकल्चर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में मिला। और आज यदि दरभंगा में एम्स की बात हम सोचते हैं, करते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इसको प्रस्ताव अपने कैबिनेट में करके और भेजने का काम किया है। हम लोग चाहेंगे जो इस गंगा के उत्तर भाग जो 22 जिला है और नेपाल के जो 14 जिला है, यहाँ पर एम्स होने के बाद यहाँ पर लोग लाभान्वित होंगे। हम चाहेंगे केंद्र की सरकार से, हम प्रश्न भी सदन में लगा के आए हैं, जो दरभंगा की एम्स यहाँ पर स्थापित हो। यहाँ जो सुपर स्पेशलिस्ट 150 करोड़ की लागत से दरभंगा में निर्माण किया गया है, उसको अविलंब चालू किया जाए। यहाँ पर जो एयरपोर्ट की बात है, और जब हम यहाँ से विधायक बेनीपुर से जीत करके गए थे 10 में, तो 11 में हमने गैर सरकारी संकल्प बिहार विधानसभा में लगाने का काम किया था और सदन सर्वसम्मत से भेजने का केंद्र को काम किया। और आज विद्यापति जी के नाम से दरभंगा एयरपोर्ट का नामांकन करने में मेरा अहम भूमिका है और हम चाहेंगे जल्द से जल्द दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हो जाए। इसमें हम लगे हुए हैं और लोकसभा में भी हमने क्वेश्चन लगा करके आए हैं। अगले 17 से जो लोकसभा चलने वाला है उसमें दरभंगा का एम्स और दरभंगा का एयरपोर्ट और यहाँ का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की बात होगी। संसद बनला के उपरांत प्रथम दिन आई इनकर स्वागत भेल मिथिलांचल में वर्णन कर लायक नहीं है। दरभंगा जिला के जब तक एंट्री पॉइंट है वो तो हनुमान नगर से जटमलपुर में हजारों कार्यकर्ता 3 घंटा से इंतजार करे छलन। एखन एता हमर सांसद महोदय उत्तर स्वागत भेलन। रास्ता में जगह जगह डिलाही में, नया गांव में, तारालाही में, एकमी चौक पर सब जगह कार्यकर्ता उमड़ कर एकदम रोड पर ठाड़ रहे स्वागत ले। हमारे सांसद के झलक पावी और
निश्चित रूप से सब जगह उतर कर सांसद जे मान सम्मान हेबाक चाहिए कार्यकर्ता, चूँकि कार्यकर्ते के ई जे एखन चुनाव भेल हन ओहिमे कार्यकर्ता के महत्वपूर्ण रोल रहले हन और कार्यकर्ता एहन ताकत है जरा बदौलत आई देखे पूरे बिहार में दरभंगा समेत पूरे बिहार में जे कोनो सांसद सब 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख एहि ढंग से जीतला ई कार्यकर्ता के ताकत है। आ मोदी जी के कार्य जो 5 साल में भेले हैं वही कार्य के प्रतिफल दिल के हम जनता। सांसद साहब भारी बहुमत से जीते हैं, मोदी जी सरकार में आए हैं, इससे ज़्यादा और खुशी क्या चाहिए हम लोगों को। हमारा दरभंगा का विकास होगा, मिथिला का विकास होगा, इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद होगी। एकदम विकास पुरुष है मोदी जी, विकास हमारे दरभंगा का होगा। आज तो अभी 17 तारीख को शपथ ग्रहण लेंगे, फिर 19 तारीख से संसद का कार्यकाल चालू है, तो 2-4 महीने के बाद ही तो कुछ काम करेंगे, आज ही तो डायरेक्ट नजर नहीं आएंगे। मिथिलांचल की धरती गौरवान्वित है, माँ सीता जनक नंदिनी जानकी की धरती गौरवान्वित है, क्योंकि पहली बार एक कार्यकर्ता को मिथिलांचल के लाल वीर गोपाल को सांसद का टिकट मिला था और प्रचंड बहुमत से दरभंगा लोकसभा की जनता ने उनको जिता करके दिल्ली के सदन में भेजा है। आज वो पहली बार जीतने के बाद दिल्ली से दरभंगा आए, आगमन उनका आज हुआ है। इसी क्रम में आज सारे जिला के टीम, पूरे जिला से लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। हम लोग महिला मोर्चा परिवार पूरा दरभंगा जिला काफ़ी आह्लादित हैं। गोपाल जी ठाकुर सांसद बने हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी देश के पुनः दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने सबका साथ और सबका विकास लेकर के अपने देश के कमान को संभाला और इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी अग्रणी रही। लगभग 78% वोट अधिक पड़ा है महिलाओं का इस चुनाव में। तो ऐसा विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चले हैं और हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर बन कर के आए हैं, यहाँ पर सारी जनता खुश है। आज उनके खुशी में हम लोग एकमी चौक पर से उनका अगवानी करके यहाँ सर्किट हाउस तक पहुँचे हैं। आज बहुत खुशी के दिन है कि मिथिला के लाल वीर गोपाल दरभंगा पर मिथिला के बाद अला है और हमरा सबके हुनका से अपेक्षा ज़्यादा है कि पहले सांसद है हुनका से हमरा सबके अपेक्षा नहीं रहा, हिनका से एहि अपेक्षा है कि कार्यकर्ता रूप से सांसद बनले थे। तो हुनका ई बुझल छन कि कार्यकर्ता के जमीन पर कते दिक्कत होय छै, ओना केना लोग उठे छै, उ हुनका ज़्यादा अनुभव छन। एहि दुआरे हमरा सबके हुनका से ज़्यादा अपेक्षा है और इहो हमरा सबके कि हमरा सबके लेल ई बहुत सोचता और बहुत हमरा सबके लेल करता। मिथिला के विकास बहुत हैत, जे किछ रुकल है वो बहुत जल्दी से हैत। शपथ लेबऽ के देरी छन, शपथ लऽ कऽ जो दरभंगा एता तो अहाँ के चौमुखी विकास नजर आयत। चारों 6 विधानसभा में अहाँ सबके ई विकास के कुछ नजर में एता कि हाँ सही मोदी जी के अच्छा बढ़िया भेलन कि वो एक कार्यकर्ता के एबे टिकट देलखिन है। कार्यकर्ता के केना काज कयल जाए, जमीन पर केना विकास होय, जनता केना खुश रहे, मिथिलावासी केना हर्ष और उल्लास से इनका वोट दिलकन है, वह हर्ष उल्लास से फिर अगला बेर इनका सांसद बनाया जाए। आज हमारे बीच एक ऐसे सांसद आए हैं जो एक कार्यकर्ताओं के बीच से वो गए हुए हैं और मुझे बेहद बहुत ज़्यादा खुशी है और इस बात का गर्व है कि हमारे सांसद हमारे कार्यकर्ताओं के बीच से आज पहली बार सांसद बनकर श्री गोपाल जी ठाकुर दरभंगा पहुँचे हैं। उनके दरभंगा पहुँचने पर हम लोगों ने पूरे रास्ते, जहाँ से रास्ता शुरू होती है समस्तीपुर के बाद से, वहाँ से अप्रॉक्स मिला जुला करके 20 जगह इनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। मैं जटमलपुर में भी की हूँ, डिलाही में भी की हूँ और यहाँ एकमी घाट पर भी की हूँ। उसके बाद मैं यहाँ सर्किट हाउस में थी। मैं 4 जगह थी और हमें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खुशी है कि आज हमारे बीच ऐसे सांसद चुने गए हैं जिनसे मैं रूबरू हूँ, जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मुझे जानते हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और इन्हीं के साथ मैं सारे प्रशासनिक, मीडिया और अपने सांसद महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि
कि वो दरभंगा आए, दरभंगा के विकास के लिए काम करे। मोदी चौक बाबू भदवा का निर्माण करता है हमसे। हम न्याय का गुहार आज सांसद गोपाल जी ठाकुर के आगे रखे हैं कि 15/3/2018 के दिन रात आफत आया मोदी चौक के ऊपर, जिसमें मेरे पिताजी और मेरे भाई जी का हत्या हुआ। मैं आज गोपाल जी ठाकुर सांसद के आगे अपना न्याय के लिए गुहार लगाया हूँ कि मुझे भारत सरकार से न्याय दिलवाइए। हमारे यहाँ न जाने कितने बार हमला हुआ है, न जाने मोदी जी के नाम पे क्यों वहाँ चीर पैदा हुआ है। बार बार हमला, बार बार हिंसा। वहाँ हमारे पिताजी का भी हत्या हुआ, हमारे भाई का भी हत्या हुआ। हम लोग पे भी कई बार देखिए ये तलवार का निशान है, हम लोग पे भी कई बार हमला हुआ है। 7 वर्ष जो इंजोर्ड है उसके बयान के आधार पे FIR नहीं होता है। हम लोग को SP DSP जो है मामला को गुमराह कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तेज नारायण यादव है। कहाँ घर हुआ? हमारा नरेंद्र मोदी चौक निर्माण करता है, गांव भदवा है, वो छोटाई पट्टी है, थाना सदर है। दरभंगा के उप विकास आयुक्त ने सभी इंदिरा आवास सहायकों के साथ एक बैठक की। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो ने सभी इंदिरा आवास सहायकों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया जो प्रथम किस्त के भुगतान के 12 महीने के अंदर मकान पूर्ण रूपेण तैयार हो जाना चाहिए और सभी किस्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, नहीं तो मामला दर्ज कर पैसा वापस भी लिया जाएगा। करना है, यदि आप 12 महीने के अंदर पूरा नहीं करते हैं तो इससे जो मिलने वाली राशि है केंद्र स्तर से वह नहीं प्राप्त होगी। तीसरा लाइन लिखिए, इसमें एक मात्र एक्सटेंशन दिया जा सकता है। जो प्रथम किस्त है उसका 90 दिन का, जो द्वितीय किस्त है उसका 60 दिन का और तृतीय किस्त है उसका 45 दिन का। और चौथा लाइन लिखिए, नहीं बनाने वालों पर नोटिस और फिर नीलाम पत्र दायर करके उससे राशि सूद सहित वसूल किया जाए। 200 मीटर आगे तारा नेटवर्क में काम कर रहा है, वहाँ तो बड़ी पब्लिक है, तो तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। एक पंचायत में 10 गाँव है, 7 गाँव आया, 15 पास पूरे कागजात होना चाहिए। चाहे फील्ड में जाओ, चाहे ब्लॉक में आओ, चाहे समीक्षा में आओ, अपने पंचायत का पूरा लिस्ट, डिलेड हाउस का, जिसको सेकेंड किस्त देना है, थर्ड किस्त देना है, जो डिफॉल्टर है। पश्चिम चंपारण में किसान चौपाल लगाकर किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने का गुर सिखाया गया। किसान चौपाल लगाकर किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने से कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे हो, इसका टिप्स दिया गया। नरकटियागंज प्रखंड के शिकारपुर पंचायत में किसान चौपाल लगाकर किसानों को खरीफ फसल, धान बीज की रोपाई, निकाई, गुड़ाई एवं बिहार सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के विषय में विस्तार से बताया गया। हमारा जो है डीजल अनुदान का राशि नहीं आ रहा है, हमारे खाते को NPCI से लिंक कर दो तो वो लिंक कर देगा। बेतिया नगर परिषद की सभापति गरिमा देवी शिकारिया JCB और अन्य मशीनों के साथ रात में जल जमाव की समस्या का निदान करने सड़क पर उतर गई। बारिश के बाद बेतिया नगर परिषद की सभापति गरिमा देवी शिकारिया ने रात में नगर परिषद के दोनों JCB मशीन, ट्रैक्टर, ट्रिपर के साथ अन्य संसाधनों से लैस होकर शहर का भ्रमण किया। शहर में जहां जहां भी जल जमाव दिखाई दिया उन सभी नालों की सफाई कराई गई। निरीक्षण के क्रम में कमलनाथ नगर में जल जमाव को देखकर नाले की बृहद सफाई कराई जा रही है। सभापति ने बताया कि बरसात से पूर्व लगभग सभी मुख्य नालों की सफाई कराई जा चुकी है, फिर भी नालों के आसपास रहने वाले लोग अपनी घरों या छतों या खिड़की से कूड़ा डायरेक्ट नाली में फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए जल जमाव की समस्या हुई है। लखीसराय में कई मामलों में वांछित 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लखीसराय जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सूर्यगढ़ा थाना अंतर्गत रामपुर गांव स्थित विपिन सिंह के लाइन होटल में आर्म्स के साथ अपराधी बैठा हुआ है एवं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। सूचना मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सूर्यगढ़ा संजय कुमार एवं थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक ब्रजेश कुमार एवं रंजन कुमार की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने 5 अपराधियों को धर दबोचा। इसमें से कई अपराधियों पर कई तरह के मामले दर्ज हैं। 2 लोग वो लोग यहाँ पे रामपुर के लाइन होटल में हैं
उसके सत्यापन और जांच के लिए सूर्यगढ़ थानाध्यक्ष गए थे। वहाँ जांच के क्रम में 5 व्यक्ति पर लिखे, जिसमें से 2 वांटेड थे और 3 टोटल 5 व्यक्ति वहाँ पर लिखे। उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 हथियार, करीब 9 गोली, कुछ पैसे और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि 2 लोग जो नंदपुर के थे, वो जो दिवाली के दिन हत्या हुई थी उसमें वो अभियुक्त हैं और 3 व्यक्ति बेगूसराय के हैं। उनमें से एक का काफ़ी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इन लोगों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनके द्वारा गंभीर कांड करने के लिए लोग जुटे थे और जो हथियार का इस्तेमाल था इससे इनके द्वारा किसी को टारगेट किया जा रहा था और उसी के तहत ये लोग आए हुए थे, जिसमें पुलिस की कार्रवाई हुई और उसने पकड़े गए। जो मोटरसाइकिल है उसकी जांच की जा रही है, संभवतः वो मोटरसाइकिल है उसकी जांच की जा रही है इसमें। इनके अलावा जब इनका आपराधिक इतिहास लिया गया तो इनके करीब 7-8 केस इन लोगों के ऊपर हैं। ये जो 2 व्यक्ति हैं सोनू कुमार और विकी कुमार, इनके ऊपर हत्या और मारपीट का बहुत सारे केसेज हैं। इसके अलावा जो इनके साथी जो पकड़े हैं बेगूसराय के सरोज कुमार, इनके ऊपर आर्म्स एक्ट और हत्या के बेगूसराय में करीब 8 के ऊपर केस हैं। बाकी 2 लोगों की जानकारी ली जा रही है और जैसे आगे कुछ आएगा तो बताया जाएगा। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।